बहनों भाइयों, भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। झारखंड और महाराष्ट्र में प्रॉपर असेंबली इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है और एक बार फिर से हम चुनाव के मैदान में हैं। दो राज्यों का प्रॉपर चुनाव हो रहा है, लेकिन सर्वाधिक चर्चा किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। किसी राज्य का उपचुनाव भी कहीं कहीं विधानसभाओं के चुनाव से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और यूपी का ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। बहनों भाइयों, आज बहुत कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, ये भारत चुनाव प्रधान देश है। यहाँ एक चुनाव खत्म होते हैं, दूसरा चुनाव शुरू हो जाता है। ये चुनाव की जो उत्सव धर्मिता है, ये भारतीयों के साथ साथ हमारे आयोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ और कार्यकर्ताओं को बहुत पसंद आती है और इनको बहुत मुफीद लगती है। अभी जैसे हाल ही में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए हैं। वहाँ मुख्यमंत्रियों ने अभी शपथ भी नहीं ली कि नए चुनाव का ऐलान हो गया। अब महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश भर की जहाँ जहाँ भी सीटें रिक्त हुई हैं पार्लियामेंट की और असेंबली की, वहाँ चुनाव घोषित कर दिए गए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, झारखंड में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर, उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को, और काउंटिंग सबकी एक साथ 23 नवंबर को होगी। बहनों भाइयों, लेकिन खास बात यह है कि पूरे देश भर की मीडिया में चर्चा उत्तर प्रदेश की है, होनी भी चाहिए। सर्वाधिक ताकतवर राज्य है राजनीतिक रूप से, तो यहाँ की चर्चा के बिना तो बात खत्म ही नहीं हो सकती। तो यहाँ के चुनाव घोषित हुए, लेकिन उसमें भी एक पेंच फंस गया। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर सीट, जहाँ से अवधेश प्रसाद MLA हुआ करते थे और वो MP हो गए, उनके इस्तीफे से रिक्त हुई, उस सीट पर चुनाव नहीं घोषित हुए, उसको होल्ड कर लिया गया। तो चुनाव आयोग से पत्रकारों ने पूछा कि पूरे देश का चुनाव घोषित हुआ, आपने मिल्कीपुर का क्यों रोक लिया? तो उन्होंने कहा कोई इलेक्शन पिटीशन दाखिल हुई। तो पत्रकारों ने इलेक्शन पिटीशन निकाली, उसमें साल भर से कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया कि वहाँ चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन चुनाव आयोग ने वहाँ के चुनाव फिलहाल के लिए रोक दिए। अब ये सब चल रहा था, तब तक एक और डेवलपमेंट आया कि ये पिटीशन की है बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने। उनके वकील ने ऑन कैमरा ऐलान कर दिया पिटीशन कल वापस ले लेंगे। लेकिन बिना कोर्ट के किसी इंस्ट्रक्शन के ये चुनाव भी रुका, ये भी हैरानी की बात है। और अगला आदमी कह भी रहा है कि हम पिटीशन वापस लेंगे। लेकिन फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव है और मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हार के डर से ये जंग टाली गई है। अखिलेश यादव का ट्वीट और कांग्रेस के भी स्टेटमेंट इस पर आए हैं, बीजेपी का आना बाकी है। तो बहनों भाइयों, ये उपचुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के पहले ये जो 4 चुनाव को नतीजे आए हैं देश भर के और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के, उसके बाद ये पहली एक बड़ी जंग उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड से ज़्यादा देश भर की निगाहें उत्तर प्रदेश में होंगी कि क्या अपोजिशन अपनी बढ़त को कायम रख पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने किले को वापस उनसे खींच लेगी। कुल 10 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास, 4 बीजेपी के पास, 1 RLD के पास इस वक्त का स्टेटस है, लेकिन एक पर चुनाव अभी रुका है, लिहाजा 9 की बात है। 4-4-1 क्या सीटें बढ़ गई दोनों तरफ की? सीटों के बंटने में कोई पेच, क्योंकि अब 18 तारीख तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 25 को नॉमिनेशन ख़त्म हो जाएंगे। इस दौरान सारे टिकट भी फाइनल होने हैं और चुनाव मैदान में उतरना भी है। तो आज चर्चा समग्र इसी विषय की हम करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और मिल्कीपुर सीट मुझे बताया गया है कि माननीय न्यायालय में कोई वाद चल रहा है, इस वजह से हुआ है। ये निर्णय निर्वाचन आयोग का है और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये अच्छी बात है। निश्चित तौर पे बीजेपी को डर है। अगर आपको समाजवादी पार्टी से हार का इतना खौफ है तो आपको ये बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए। लेकिन जो मैंने बात कही है वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो डर गया समझो मर गया। मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। हार का डर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर घर कर गया है कि वो 10 पूरी विधानसभा की जो उपचुनाव की सीट, उस पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है
भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है, वो नाराजगी मिटने वाली नहीं है। तो बहनों भाइयों, बहुत खास कर और चुनिंदा मेहमानों को हमने आज की परिचर्चा में आमंत्रित किया है। हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अनिल दुबे जी मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल से मौजूद हैं। और जाने माने पत्रकार और डेटा एनालिस्ट राजेंद्र द्विवेदी जी भी हमें कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो संजय निषाद जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। उपचुनाव तो घोषित हो गए हैं, तो क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? मैं तो पहले चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इलेक्शन उत्तर प्रदेश का कराया, और एनडीए की सभी जो 9 सीट है, 9 सीट पर पूरी तैयारी है। और एनडीए के जो घटक दल हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी मजबूत थे, आज भी, आगे भी मजबूती से लड़ेंगे। और निश्चित रूप से 9 सीट पर हम लोग अच्छे परिणाम आएंगे और जीतने की कोशिश हम लोग करेंगे। सीटों का जहां निषाद पार्टी का सवाल रहा, हमारी बातचीत हो चुकी है और फाइनल है, आगे घोषित हो जाएगा कि कहां हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा और कहाँ रैली लगेगी, कहाँ भाजपा लड़ेगी। हम लोग एनडीए के लिए काम 10 सीट पर हमने प्रभारी पहले नियुक्त कर रखा था। और मजवा और कटहरी में थोड़ा मैंने पहले, चूँकि हमने दोनों सीटों पर निषाद पार्टी लड़ी थी, एक पर जीती थी, एक पर कम वोटों से हारी थी, तो आग हार का सामना न कर पाए, फिर वहाँ फिर से जीतें, इसके लिए मैंने वहाँ थोड़ा अधिक लोगों को लगा रखा था और यहाँ लोकल लोगों को लगा। तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और पूरी तैयारी है और मिल के लड़ेंगे, मजबूती से लड़के। चूँकि पिछली बार जो अभी 2024 का चुनाव हुआ, तो विपक्ष ने चूंकि झूठ भ्रम फैलाकर किसी भी तरीके से एडिट वीडियो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का चलाकर इस तरीके के लोगों को वोट लेने में कामयाब रहे। लेकिन अब वो जनता समझ चुकी है और जनता को अच्छा, बड़े तेज लोग हैं, वीडियो चला के चुनाव जीत लिए। तब निश्चित रूप से आप देखें, प्रधानमंत्री का अंतिम दिन का भाषण, प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आरक्षण के प्रति जो पत्र लिखा था, उसको पढ़ रहे थे कि भाई जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी राज्य सरकारों को लिखा था, उसको वो पढ़ रहे थे कि लिखा कि भाई हम आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं और नौकरी में तो और नहीं हैं, और क्योंकि नौकरी में ऐसे तो मंत्री जी एक चीज ये जानना चाहते हैं, आगे पीछे काट कर चला दिया और फिर उसको अब मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। अब चूंकि चुनाव आयोग कोर्ट ने तो कोई आदेश दिया नहीं, फिर कैसे चुनाव रुक गया? अब तो चुनाव आयोग उसका जवाब देगा कि किन कारणों से, चूंकि वो स्वायत्त संगठन है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार देश में चुनाव होते हैं, व्यवस्थाएं चलती हैं, सबको मानना पड़ता है, आचार संहिता वो लगाते हैं। उसके बाद सरकार के अनुसार तो चुनाव कहाँ होना कहाँ नहीं होना निर्णय तो करेंगे, व्यवस्था देने का काम सरकार का है। हमको लगता है कि चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाना उचित नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि आपके दोस्त डर गए हैं। अब चूंकि वो विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। जनता जज होती है, जनता फैसला लेती है। बहुत लंबे समय तक पिछड़ों की राजनीति करने के लिए समय दिया था, दलितों की राजनीति करने के लिए उन्हें समय दिया था, देश के सभी जनता को 67 साल कांग्रेस को समय दिया था, 37 साल तो डरे कौन है पूछना चाहिए कि पूरे जिंदगी माननीय मुलायम सिंह ने कांग्रेस की नीतियों के विरोध में और कांग्रेस को भगाने में कामयाबी पाई, जिसमें हम लोग भी उनके साथ शामिल हुए। तब कांग्रेस यहाँ से हटी थी। आज कांग्रेस को ख़त्म करने में कामयाबी मिली। फिर से हरी भरी खेती खिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग, अच्छा उनका तो हरा भरा हो गया, आपका हरा भरा कब होगा? सुने हैं कि आपको एक भी सीट नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है, आप पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हक दिया है। सुने हैं, मतलब आप नॉट श्योर। अभी तो कोई आधिकारिक बयान भारतीय जनता पार्टी से आया हो कि हमें कोई सीट नहीं मिली। मीडिया में बहुत कुछ खबरें, मीडिया तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रही थी और देखा होगा कि अखबार में छपाया कि आपको एक भी सीट नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। हमारी जो बातचीत हुई है कि जो हम जीते हुए थे वो अभी आगे जो कैटेगरी है उस पर चर्चा चल रही है। और जहाँ जीत दर्ज भारतीय जनता पार्टी, आपका क्लेम कितनी सीटें? हमारी क्लेम तो दोनों पर है। जो हम आपका कटेहरी में क्या है मंत्री जी? नहीं, कटेहरी में हमारे भाई चुनाव लड़े थे हम, कुछ वोटों पर हम हारे हैं, सभी लोग कई हारे हैं सीटें। पर तो बीजेपी के साथ लड़े थे ना, वो सीट तो उन्हीं की है। हम कह रहे हैं चाहे वो उन्हीं की सीट है। इससे पहले रामपुर में अपना दल भी चुनाव लड़ा था और बाद में हार गए थे, उपचुनाव हुआ तो अपना दल जो फिर अवसर दिया गया। तो जबरदस्ती क्लेम कर रहे हो आप? हमें जबरदस्ती नहीं है, हम कह रहे हैं कि मिलके ही तो लड़ेंगे, मिलके ही तो लड़ रहे हैं आज के दिन। अच्छा नहीं दिए तो
अब नहीं दी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो न दें। आखिर कौन सा कारण हो सकता कि न दें? आप दबाव बना रहे हो? नहीं, दबाव नहीं बना रहे हैं। आखिर कोई भी भाई हैं, हम बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, और जब बड़े भाई गले लगाए, त्रेता में कभी भगवान राम ने गले लगाया था निषाद राज ने पार के, ये जो मोदी, ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं, आखिर गले, आखिर इससे पहले नहीं, निषाद, आपको जबरदस्ती गले क्यों लगा? हम कह रहे सम्मान देने के लिए अगर निषाद पार्टी को साथ लिया है और हमने भरपूर वोट दिया है। अभी 2024 में जो चुनाव हुआ था, सिंबल नहीं मिला निषाद पार्टी के लोगों को, तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए होता है, सम्मान के लिए पार्टी खड़ा बड़ा करता है। तो आप चेतावनी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी नहीं दे रहे हैं, मतलब हम उस चीज़ को, हम लोग वो गलती दोहराएंगे नहीं, हम लोग मिलजुल के। ये उस पर बातचीत हो चुकी है, उस पर चर्चा कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्ता, इसीलिए भाई जनता वोट डालती, लेकिन कार्यकर्ता उसमें शामिल होकर वोट डलवाता। तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हर 10 विधानसभा। ओके, तो महाराष्ट्र और झारखंड भी आप जाएंगे प्रचार करने? अभी तो मैं गया था, मैं पिछले बार मैं जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था तो मैं झारखंड में चुनाव लड़ा था, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, मैं महाराष्ट्र में। अभी देखिए मैं अच्छा, मान लीजिए यहाँ चुनाव फंस जाए सपा से बीजेपी का, और समीर सिंह एक भी सीट आपको देने की स्थिति में ना हो, तब भी जाएंगे प्रचार करने? अभी तो जब नहीं देंगे तब उस पर विचार करेंगे। हम कह रहे थे नहीं शब्द का मतलब क्या है, जब नहीं देंगे तब तो मैं आपकी कोई न कोई कारण तो बताएंगे। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जीत, देखिए सीट नहीं, जीत के लिए हम लोग आए हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए हम तो फिर आपको थोड़ा त्याग करना चाहिए, बलिदान त्याग करते ही। हम तो पिछले बार नहीं दिया, फिर भी प्रचार किया था मैंने। अब मैं कहता हूँ प्रचार तो किया ना, लेकिन आप देखो तो मेरे साथ समीर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे थोड़ा बात कर लें। निश्चित, आपकी परमिशन, बड़े भाई हमारे। अच्छा, ठीक, समीर सिंह जी शुक्रिया। चुनाव घोषित हो गए उत्तर प्रदेश में भी, तो अब आप मुझे बताइए कि बीजेपी की तैयारी क्या है, और दूसरा भाई, छोटे भाई को गले लगाने में कोई परहेज है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं एक निवेदन भी करूंगा कि हमें लगता है कि आज तक आपने कई बार ये प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के बीच लड़ाई हो जाए, लेकिन कभी हुई नहीं, प्रवक्ताओं में नहीं हुई। तो हमें लगता है कि संजय निषाद जी नेता है, हमारे सरकार के मंत्री है, तो कहीं कोई गलतफहमी आपके नाते पैदा नहीं होगी। मैं पहले भी आपके चैनल पर दोहराया हूँ कि हम अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं, और मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि माननीय संजय निषाद जी हैं, आज हमारे सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मनोनीत सीट पर विधान परिषद का सदस्य बनाया। हम अपने सहयोगी दल को अपने से अलग नहीं मानते, ये मानते हैं कि जितनी सीटें हैं, सरकार है, संगठन है, पार्टी है, हम सब एक हैं और एक साथ मिलके काम करेंगे, और ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे जो सुबह से शाम झूठ बोलते हैं। कोई सीट की लड़ाई हम सब लोग मिलके लड़ेंगे, कोई अंतर है ही नहीं हमारे उनके 2 सीट नहीं, सारी सीटें उनकी है। हम तो कह रहे हैं ब्रजेश जी, मैं पहले भी कहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे और इनके कोई मतभेद रहा हो। कभी भी हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी आ जाए, पहले भी थे हमारे साथ, नहीं पहली बार विधायक ही हमारी पार्टी से मिलके वो बने थे। ओके, आप उनका इतिहास देखिए। किनका? ओम प्रकाश जी का। और वो समाजवादी पार्टी से लड़े, बाकी सारे लोगों से लड़े, लेकिन मंत्री हमारी सरकार में आके बने, विधायक हमारी। आपने 2 बार मंत्री बनाया उनको? हाँ, 2 बार। मैं आगे भी सम्मान करूंगा, मैं ये खुले मन से कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीतने में अपने सहयोगी दलों के साथ कामयाबी हासिल कर, इस नाते कि हमारे नेता और हमारी नियति ठीक है। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही। अभी आप बहस में शुरू किया था कि ये चुनाव प्रधान देश है। देखिए ब्रजेश जी, मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूं कि इस देश की दुर्गति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर किया। उत्तर प्रदेश, माननीय नरेंद्र मोदी जी 14 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने एजेंडे में लाया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश के अंदर बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, इसकी बात उन्होंने कही। और उसके लिए पिछले दिनों उन्होंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी पास किया, और उनका प्रयास है कि जल्दी देश के अंदर ये चुनाव की जो श्रृंखला है वो खत्म होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। और झारखंड के अंदर चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव। हमने लोकतंत्र की नींव को मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत किया है। आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, आप देखिए कितने जबरदस्त मतदान हुए। कश्मीर घाटी में जहां गोलियां चलती थी, जहां हिंसा होती थी, वहां 60-60 और 70% वोट। देखिए ये संवैधानिक बातें हैं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनकी नासमझी समझ रहा था
कि हम डर गए। अरे हम किस बात के लिए डर गए भाई? तुम हाशिए पर है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और निर्वाचन आयोग ने, उनके भाई, अरे निर्वाचन आयोग ने नहीं आपको चुनाव, विधायक से ज्यादा एमपी हैं उनके पास। ब्रजेश जी, निर्वाचन आयोग ने चुनाव नहीं घोषित किया, कोई आदमी रिट पिटीशन किया हुआ है। चुनाव घोषित करना निर्वाचन आयोग का काम है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना निर्वाचन आयोग का काम है। हमारा काम चुनाव घोषित करना नहीं। ये कांग्रेस के जमाने डरे हुए नहीं, ये कांग्रेस के जमाने में होता था। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं ब्रजेश, पर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा। कोर्ट में वो मामला गया है, कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है। अब वहां से निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने क्या सूचना भेजी है, वहां क्या बताया है, भारत सरकार को क्या बताया, ये निर्वाचन आयोग। और आप तैयार हो कि अगर चुनाव वहां हो तो आप रेडी? नहीं, मैं 100% जीतूंगा। मैं पहले भी जीता हूं, 17 का चुनाव मैं ही जीता था, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 22 सिर्फ हम हारे हैं, और कुछ ही वोटों से हारे हैं। जिन कुछ वोटों से हारे हैं उसको लेके वहां के प्रत्याशी गए। और मैं एक चीज और बता दूं, बहुत धन्यवाद। 30 सेकेंड और, कि सपा और कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2004 में भी मुलायम सिंह ने 35 सीट जीती थी लोकसभा के अंदर, और 2007 की विधानसभा में क्या हुआ, उनकी जमानत जब्त हो गई और मायावती ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी। तो इस नाते मैं कहूंगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, तरक्की के साथ है, थैंक यू, और कानून व्यवस्था के साथ है। 10 की 10 थैंक यू। 9 पर हो रहा है सर। ओके, कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद है। कर्नल साहब शुक्रिया आपका। तो चुनाव की तो घोषणा हो गई है, आप तैयार हैं मुकाबले के लिए? मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जो चुनाव के नाम से थर थर कांप रहे हैं वो सनी देओल क्यों बन रहे हैं चुनाव के। और दूसरा बधाई देना चाहूंगा, इसी आपके पटल पे अभी मैंने देखा समीर सिंह जी कटेरी की सीट निषाद पार्टी को दे रहे हैं। संजय निषाद जी को बहुत बहुत बधाई, चुनाव में मिलेंगे। और एक चिंता भी व्यक्त करना चाहूँगा, योगी जी ने मिल्कीपुर तो छोड़ दी और कटेरी दे रहे हैं निषाद पार्टी को, तो योगी जी अपना साइड में हो गए हैं कि ब्रजेश पाठक तुम चुनाव लड़ो, केशव प्रसाद मौर्य तुम चुनाव लड़ो, हम तो हारे या जीते हम सेफ साइड में खड़े। क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली वालों ने बोला है यही तुम्हारा सेमीफाइनल है, यही तुम्हारा फाइनल है, जो 10 सीट में तय करोगे वही तुम्हारा विधाता तय करेगा। तो उन्होंने तुरंत मिल्कीपुर को साइड में कर दिया। अब ये हम और आप कुछ भी बात करते रहे, ताली पीटते रहे, ढोलक पीटते रहे, मजीरा पीटते रहे, जनता ने ये देख लिया है हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कि वहां चुनाव नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कौन कहां किसकी कितनी सुनता है, कितनी मानता है, कितनी करता है। इतने 10 साल से तो देख रहे हैं। और हम और आप झूठ बोल सकते हैं एक दूसरे से, जनता तो देख रही है ना कम से कम। अरे मैं क्यों बोलूं, आपको बोलना, पर्चा भरने की दम नहीं नहीं है। जो लोग मौतों के ऊपर भी राजनीति करने के लिए पहचाने जाते हैं देश में, जो नफरत का सामान बेचते हैं, धर्मांधता पे चुनाव लड़ते हैं, वो मिल्कीपुर में पर्चा भरने को तैयार नहीं। चुनाव का रिजल्ट सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये मनीष हिंदवी का इंटरेस्ट जानने में आप इनको कितनी सीटें दे रहे हो? हाँ, एक और अब बहुत अच्छी चीज ना, देखो इसमें घुमाव नहीं, बहुत अच्छी चीज याद दिलाई। हाँ। बोला दारा सिंह चौहान छोड़ के गए हैं, अभी पता चलेगा सपा को। फिर मैनपुरी में बोला शिवपाल चाचा हमारे साथ आ रहे हैं, अभी पता चलेगा सपा को। अगले चुनाव में बोला अपर्णा यादव जी साथ आ रही हैं, अभी पता चलेगा सपा को। और अब ये हमेशा बोलते रहते इंडिया गठबंधन में लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। इसी लड़ाई की उम्मीद में बैठे। तो आज बता दो कितनी सीट दे रहे हो, चलो झंझट खत्म करो, बताओ आज। इंडिया गठबंधन के तौर पे लड़ेगा, इंडिया गठबंधन के तौर पे जीतेगा, क्योंकि हम संकल्पित हैं कि इस देश की जनता के लोकतंत्र को, संविधान की रक्षा की हमें जिम्मेवारी मिली है, कर्नल साहब हम उसे निभाएंगे। कर्नल साहब, आपने 6 सीटें घोषित कर दी, आपने कांग्रेस से कोई कंसल्ट नहीं किया, किस बात का इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस बैठ के तय करेगा। ये डिबेट में कहने वाली नहीं, मैं आपको बताता हूं, दलों के कार्यकर्ताओं की जनभावना। आपने कांग्रेस का वही हाल कर रखा है जो हमारे संजय निषाद जी का है बीजेपी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी सीटें भी तय नहीं है सर। संजय निषाद जी वरिष्ठ हैं। देखिए, सवेरे समाजवादी पार्टी गठबंधन करते हैं, शाम को अमित शाह के पास। ये तो पुरानी टीस है आपकी सर। तो कांग्रेस राजनीति जो आगे बढ़ गया सर। कांग्रेस को वहां मत रखिए। हमारे और कांग्रेस के बीच में तो आज डिबेट में मनीष हिंदवी के निकलने के पहले आप इनकी सीट फाइनल करो। हमारी गठबंधन आइडियोलॉजी की है। संजय निषाद सीट तो दे दो, आइडियोलॉजी तो है ही सीट। संजय निषाद जी तो वहां संघर्ष कर रहे हैं दबे कुचलों की आवाज के लिए, उनकी खुद की आवाज इतनी दबी है अपने दोस्त का क्लियर करो सर। तय है। देखो बेचारे सर झुका के बैठे, मुझे तो चिंता हो रही है उनकी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और देखिएगा
अभी सामने तो चुनाव है, अभी खुद देखिएगा ये लोग, इन लोगों अच्छा को आप बोलिए। देखो, आपने 10 के चुनाव होना था, 9 पे चुनाव हो रहा है, तो अब बची कितनी? 3 सीट। क्या कांग्रेस को आप 2-3 सीट के लायक भी नहीं समझते हो? देखिए ये मतलब उनकी चिंता होनी चाहिए। ये सुन के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना मनोबल बढ़ गया होगा कि एनडीए के पास अब एक ही उम्मीद बची है कि यहाँ कोई विघटन हो जाए। ये हमको मनोबल हमारा ऊंचा कर रहा है। मैं आपको तहे दिल से बोल रहा हूँ, वही बात आप कह रहे बढ़ाता है। हो। असल में क्या है, आप लोगों को वो जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो पसंद नहीं आते, तो आप इनका बंटवारा नहीं कर रहे हो। बड़े भाई के नाम पे आप ब्लॉक किए हो, बड़े भाई के नाम पे ये ब्लॉक किए हैं। ये कहाँ जाएंगे मनीष सिंधु और संजय निषाद जी? मुझे तो इनके लिए फिक्र है। ब्रजेश जी 2024 के चुनाव के ना कर्नल साहब घुमाओ नहीं प्लीज। नहीं, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, 2024 में जो मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा है जी, वो हमारे मार्मिक Thank you, संवेदना है, कोई राजनीति नहीं है। हम उसके लिए अनवरत संघर्ष कर रहे हैं और एक साथ करेंगे। सर, और ये शब्दों आपको का दिखेगा। माया जाल के बजाय आप मनीष सिंधु को आज ये बताकर डिबेट से भेजते तो ये प्रसन्न होकर जाते और पार्टी को सूचित करते, इतनी सीटें मिल गई। प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता के तौर पे कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन लड़ेगा, एक साथ लड़ेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और मेरी उम्मीद है कि मिल्कीपुर की ठीक है पिटीशन सर। वापस करवा तो लेंगे। मतलब तय है कि आप अभी इनका क्लियर नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हमने आपको बता दिया, हम एक परिवार के तौर पे सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई का परसेप्शन बहुत बहुत शुक्रिया कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, स्वागत आपका। तो मुझे तो काफी फिक्र है आपकी कि आपको अभी तक सीटें नहीं मिली, आज चुनाव घोषित हो गया, 25 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है, अब क्या होगा? अगर मुझे ठीक से याद है तो जनवरी और फरवरी में भी यही फिक्र का दौर जारी था, जब ये था कि भाई साहब गठबंधन हो पाएगा कि नहीं पाएगा, सीटें तय हो पाएंगी कि नहीं तो पाएंगी। अगर मुझे ठीक से याद है तो फिर गठबंधन भी हो गया, सीटें भी तय हो गई, हम मिलकर चुनाव भी लड़े और जनता ने अपना मैंडेट दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने लोकसभा की एक मेजॉरिटी सीटें जीती। मसला इस बात का है कि इंडिया गठबंधन को जिस सोच के साथ बनाया गया था वो सोच अभी भी लागू है और हम उसी सोच के साथ लड़ रहे हैं। वो 6 सीटें उसी सोच का नतीजा थी, 6 प्रत्याशी। बिल्कुल हम लड़ रहे हैं, सामने हमारे रिजल्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और सत्ता में जो लोग बैठे हैं जवाब उन्हें देना है। 7 साल से उनकी सत्ता हो गई, दूसरी बार की सरकार है। आप रोज के हिसाब से देखिए, परसों अमन गौतम की कस्टडी में डेथ हो गई, कल चिन्हट में कितनी भयावह घटना घटी है, 13 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है, उसको मरा छोड़कर चले गए हैं। सवाल इस बात का, इस प्रदेश के क्या हालात हो गए हैं, जवाब देना पड़ेगा इन्हें चुनाव में। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा 9 की 9 सीट पर, ये ना सोचिए। चुनाव होगा और जनता के बीच में हम जाएंगे मुद्दों को लेकर। अरे आप भी लड़ोगे एक आध सीट पे? हम लड़ेंगे, हम तो कहते हैं 9 लड़ेंगे, हम एक आध ऐसे तो 9 निषाद जी भी लड़ रहे हैं। हम सवाल इस बात का है कि जब हमने गठबंधन किया तो हमने गठबंधन मुद्दों पर किया, पार्टियों का विलय नहीं किया है, हमने गठबंधन मुद्दों पर किया है और मुद्दे अभी भी प्रासंगिक हैं। अभी आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती का बच्चा घूम रहा है सड़कों पर, सरकोट कह रही है रिजर्वेशन का पालन नहीं हुआ है, वो सड़कों पे घूम रहा है। तो एकदम स्पष्ट है कि जिन मसलों को लेकर हमने लड़ना शुरू किया था वो उतने ही प्रासंगिक हैं। तो कब तक आप लोग का ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, सीटों के बंटवारे का? हम लोगों का इशू रिजॉल्व है। ओके, हम मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 13 13 तारीख को हम 9 की 9 क्या, हम तो 10वीं भी जीत रहे थे, लेकिन चूंकि अयोध्या में इनकी हार के बाद जनता ने बता दिया कि आपका जो इलेक्शन लड़ने का पैमाना है वो गलत है, जो सोच है आपकी धार्मिक विद्वेष फैला के चुनाव लड़ने की वो गलत है। इसीलिए मिल्कीपुर ये फिर हार रहे थे तो इन्होंने क्या किया, वहां चुनाव ने घोषित कराया। लास्ट में अचानक जोश आ जाता है आपको। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भाजपा की बन के काम कर रहा है, इसमें कहीं को दो मत तो है नहीं, अब कुछ बचा भी नहीं, आज देश ने देख लिया। मैं आपके मित्र अनिल दुबे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। दुबे जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव तो घोषित हो गया, अखबारों में हेडलाइन छपी हुई है कि एक ही मिल पाएगी मीरापुर, तो ठीक तो है, बस एक लड़ो। अब ये तो गठबंधन में तय होगा कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, लेकिन ये इतना जरूर तय है कि एनडीए 9 सीटें चुनाव घोषित हुए हैं, 9 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार लड़ेंगे और राष्ट्रीय लोकदल उन सभी 9 सीटों पर एक अपने गठबंधन के उम्मीदवारों की मदद करेगा, उनको जिताने के लिए जो है प्राणपण से काम करेंगे। और हमारा संगठन पहले से लगा हुआ है, संगठन के लोग तैयारी कर रहे हैं कि जिन सीटों पर चुनाव होना है उन पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी कह चुके हैं कि जो है एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कोई कसर पार्टी के कार्यकर्ता ना छोड़ें।
तो अब जो सीटें हमारे हिस्से में आएंगी, जो भी गठबंधन में तो आपके हिस्से में एक सीट आई है तो लेके शांति से चुनाव लड़ो। नहीं, क्या आप फैला रहे हो कि 9 सीट? अरे भाई, एक दी गई है, जिम्मेदारी से लड़ो, कम से कम जिता के लाओ, कुछ बीजेपी की मदद करो। नहीं, 9 में कहाँ लड़ने जा रहे हो? नहीं, 9 की 9 लड़ेंगे। आप हमें एक पे लड़ा रहे हो, हम जो है। अरे मैं क्यों लड़ा जी? ये समीर सिंह ने मुझे एक सीट दी है आपके लिए, नहीं तो मैं क्या करूं? नहीं, समीर सिंह ने नहीं अभी एक भी ना हमारे लिए कहा है, ना अभी कोई इस चीज पर चर्चा हुई है। चर्चा ये हुई है, लड़ने पर चर्चा हुई है। जो भी सीटें जिसको मिलेंगी, जब वो अनाउंस हो जाएगा तो आपको वो भी बता दी जाएगी। आपको तो सबसे पहले पता चल जाएगा। तो कौन सी सीट है मीरापुर के अलावा जो जीत सकते हो? जरा नाम बता दो। नहीं, आज समीर सिंह को जाने से पहले ये बात बता देना। नहीं, ये बात तो जहां बतानी है ब्रजेश जी वहां बता चुके हैं। उन लोगों को पता है, गठबंधन के नेता इस बात का फैसला करेंगे। यहाँ पर बैठ के चैनल पर थोड़े बताया जाएगा कि हम कौन कौन सी मांग रहे हैं। ये तो दल के अंदरूनी विषय हैं, लेकिन उसमें इतना तय है कि हमें 9 सीटें लड़नी है। 9 सीटें लड़नी, चुनाव चिन्ह चाहे जिसका हो। अगर सब सीट वो आपको और निषाद जी को ही दे देंगे तो बीजेपी क्या करेगी? अरे बीजेपी अपनी सीट थोड़ी आपको दे देंगे भाई। एक दे दिया आपको बहुत है ब्रजेश जी। आपका तो पेट ही नहीं भरता। बीजेपी और निषाद जी और राष्ट्रीय लोकदल कोई अलग अलग थोड़े हैं, तीनों एक है। हाँ, तो एक पे बात फाइनल करो फिर। नहीं, बिल्कुल फाइनल है। 9 की 9 सीटें हम लोग लड़ रहे हैं, और कौन सिंबल कहाँ पे लड़ेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। उसमें कहीं कोई हमारे यहाँ विवाद नहीं है। तो मिल्कीपुर में नहीं हो रहा चुनाव? अब मिल्कीपुर में संवैधानिक मसला है, संवैधानिक चीजें हैं। चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा वो देखा जाएगा। अब जब वो रिट वहां पर दाखिल है, चुनाव आयोग कह रहा है रिट के कारण हमने नहीं किया है, वो तो आप भी देख रहे हो। वो तो कानूनी विषय है। अरे ये कांग्रेस और सपा वालों का दावा देखा कि 9 की 9 हमारी, आपको तो गिनती में नहीं ला रहे हैं ये लोग। अब भाई उनको ये कहना ही चाहिए, वो राजनीतिक दल चला रहे हैं। अगर वो राजनीतिक दल चला रहे हैं वो तो कहेंगे ही, उनको कहना भी चाहिए। ये तो हर आदमी कहता है भाई कि ख्याल दीवा स्वप्न देखने में क्या जाता है। दीवा स्वप्न वो भी देख रहे हैं। हम लोग तो 9 की 9 कौन सी दीवा स्वप्न? आपको आपके घर में फिट करके आए हो, आपको पता है कौन सा दीवा स्वप्न? आपको तो आपके अखाड़े में चित करके आए वो। नहीं, हमें हमारा अखाड़ा हमने तो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये झूठ और प्रपंच का माहौल बना करके आए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो हमने इनको चलने नहीं दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ना इनका आरक्षण का मुद्दा चला, ना संविधान का मुद्दा चला। अपनी सीटें जीत के बीजेपी को हरवा दिए, बीजेपी हार गई, वहां पे आप अपनी सीट जीत के निकल गए। आपने तो जो किया उसको क्या कहें हम? नहीं, अब आपके लड़ाने से तो देखो गठबंधन में लड़ाई नहीं होने वाली है। कौन सी क्या आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर? प्रयास करो आप चाहे जितना प्रयास करो उसमें कुछ होना नहीं है। पानी में लाठी मारिए, पानी अपनी जगह स्थिर है, पानी नहीं फटेगा। आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, आप हमारे हक की, आप हमारे जनता की हक। धन्यवाद। हम लोग आपस में तय कर लेंगे। ऑलराइट, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहनों भाइयों, मेरे साथ राजेंद्र द्विवेदी जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ये जो 9 सीटें हैं, अभी 4 जून का जो नतीजा आया उसके बाद आप क्या माहौल में देख रहे हो, और इस वक्त क्या राजनीतिक स्थिति है यूपी में? देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं सारे प्रवक्ताओं सुन रहा था, तो गठबंधन की बात अलग है, कौन कितनी सीटें मिले, लेकिन सच में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस गठबंधन के एक तरफ मुखिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दूसरे पास तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस सीटों का चुनाव परिणाम जो भी आएगा, इन्हीं दोनों के, अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो योगी जी का प्रभाव और जो उनके खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं, आज जो योगी जी ने कहा था कि भाई उनकी बात नहीं सुनी गई थी, लोकसभा में पुराने प्रत्याशी दे दिए गए थे, उसका लगेगा कि उस पर डिट्टो हो जाएगा कि योगी जी ने जो कहा था कि उनके हिसाब से प्रत्याशी दिए गए। और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव की सीटें बढ़ती हैं, 5 तो ऑलरेडी उनकी हैं, उसमें एक पे उपचुनाव नहीं हो रहा मिल्कीपुर में जी, तो 4 तो उनकी है जो चुनाव लड़ रहे हैं, 6 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। और अगर वो जीतते हैं, बढ़ता है, तो हालांकि वर्तमान में द्विवेदी जी क्या माहौल है और आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जनता में क्या चल रहा है, और इस उपचुनाव की क्या तस्वीर आपको निकल कर सामने आ रही? 4 जून का नतीजे वाली बात है या फिर अभी माहौल बदला है? उपचुनाव नहीं, अब 4 जून की स्थिति नहीं है। अब तो सीट टू सीट, हर सीट का अपना अलग अलग समीकरण है, और किसी एक सीट का दूसरे से अच्छा। दूसरी बात यह है कि वो
लोकसभा का चुनाव था, नेशनल चुनाव था, उसमें इशूज जो थे जो बीजेपी कांग्रेस गठबंधन का जो अपना चला रहे थे संविधान का, आरक्षण का, वो तो सब अलग। अब की बार इशू सब लोकल हैं। हर विधानसभा का समीकरण अलग अलग है। जातीय समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट होगा, प्रत्याशी समीकरण प्रत्याशी सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन और प्रत्याशी कैसे आएंगे, तो इसमें जो है जातीय समीकरण और लोकल हर विधानसभा परफॉर्मेंस का प्रेशर किसके ऊपर है अधिक, और हर के समीकरण अलग। ये जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है वो बीजेपी पर अधिक है दोनों के ऊपर या समाजवादी पार्टी पे? नहीं, वो बीजेपी पर ज्यादा है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में है, और सबसे ज्यादा प्रभाव दबाव तो हम सोचते हैं योगी आदित्यनाथ। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने मिल्कीपुर और कटेहरी 2 विधानसभा का खुद अपना कमान संभाली थी, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या लोकसभा चुनाव होने के बाद बड़ा निगेटिव परसेप्शन पूरे देश में बना था कि हिंदुत्व का एजेंडा काफी कमजोर हुआ, और योगी जी का चेहरा एक हिंदुत्व के एजेंडे के रूप में था। अयोध्या की हार कहीं ना कहीं योगी जी के और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे से भी जोड़ा जा रहा था। इसलिए मिल्कीपुर की सीट जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ अभी 3 महीने के अंदर 5-7 यात्राएं कर चुके हैं, वहां जा चुके हैं, और जिस स्तर पर हम वहां पर तैयारी कर रहे थे, फिलहाल तो वहां चुनाव नहीं हो रहा सर, चुनाव तो वहां सबसे ज्यादा अनिश्चित काल के लिए फिलहाल स्थगित है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सहयोगी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या फिर बीजेपी के सहयोगी दल, ये बड़ा प्रेशर बनाए इन सीटों के लिए, इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीटें दी जाए इनको लड़ने के लिए या नहीं? देखिए, जैसे अभी संजय निषाद जी कह रहे थे, निश्चित रूप से एक सीट जीते थे, दूसरी सीट में 2% से हारे थे कटेहरी में, तो इनका अपना ही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस चूंकि अकेले चुनाव लड़ी थी 2022 में बहुत अच्छा नहीं था, कोई भी सीट पर उसको 5% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो वो स्थिति अलग थी। लेकिन हर चुनाव का समीकरण अलग अलग होता है, और एक चुनाव का 2022 को 2024 के उपचुनाव से नहीं आकलन किया जा सकता। तो जहां तक अच्छा, जैसे तो ये आरएलडी वाले क्यों कह रहे हैं कि आरएलडी वाले ज्यादा क्यों मांग रहे हैं? एक मीरापुर के अलावा इनका तो क्लेम बनता नहीं। देखिए, ऐसा है, वो हर जब 2-3 मांगेंगे तो एक तो निश्चित हो जाएगा। आरएलडी की अपनी बात अलग है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप दोस्ती ना निभाओ सर, आप दुबे जी का संकोच ना करो, आप क्लियर बताओ कि एक सीट से अधिक कहां डिजर्व करते हैं। संकोच जी का नहीं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये उपचुनाव नहीं, ये उपचुनाव 9 सीटों का हो रहा है, आगे आगे 10वीं हो गए। ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा है। ये आप किसी भी राज्य से कम चुनाव इसको मत आकलन कीजिए सर। मैं तो उससे ज्यादा का रिजल्ट आएगा, मैं तो आज नेशनल चैनल देखा, वहां महाराष्ट्र का चुनाव की खबर नहीं थी, वहां यूपी के उपचुनाव की खबर चल रही थी। तो मैंने तो डिबेट में ओपनिंग में ये बात कही, यूपी का चुनाव, क्योंकि और एक मिल्कीपुर का चुनाव का कारण जो भी हो, टलना हो, इसका परसेप्शन बीजेपी के लिए निगेटिव गया, पॉजिटिव नहीं है। जो भी कारण हो, कोर्ट का कारण हो, इनके लोग के कारण हो, लेकिन उसका परसेप्शन वो निगेटिव गया है, मिल्कीपुर का चुनाव टालना। जी, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में आ गए। वीरेंद्र जी, चुनाव घोषित हो गए हैं महाराष्ट्र झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ किस तरह का माहौल आपको दिखा? दोनों बड़े दलों की क्या तैयारी है? सीटें को बंटवारे का मसला भी फंसा हुआ और मिल्कीपुर का चुनाव भी रुक गया है, तो क्या जानकारी और ऑब्जर्वेशंस आपने महसूस किए? देखिए, 9 सीटों में अगर मिल्कीपुर छोड़ दीजिए तो फिर 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थी जिन पर उपचुनाव होगा, 3 भाजपा और 1 पर निषाद पार्टी है, 1 पे आरएलडी है। अब भाजपा आरएलडी को शायद 1 सीट देने की बात कर रही, बाकी 8 पे वो खुद लड़ेगी, ऐसी चर्चा है। हालांकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली थी पूरी, उनके प्रत्याशी भी लगभग फाइनल हैं पहले से। अब अगर उनको सीट नहीं मिली तो शायद क्या पोजीशन बनेगी ये तो उपचुनाव बताएगा। ब्रजेश जी, जो सपा की 4 सीटें हैं उसमें करहल अखिलेश यादव की सीट थी जी, कटेहरी, कुंदरकी, सीसा मऊ, ये चारों सीटें सपा के लिए काफ़ी स्ट्रांग है जातीय आधार पर। लेकिन चूंकि जब उपचुनाव होता है
तो वो माना जाता है कि सत्ता का चुनाव है, संगठन, सरकार, संसाधन सब चीजें ज्यादा लगती हैं, तो स्वाभाविक है कि वो चुनाव को पासा पलटने की कोशिश की जाती है। अब ये चारों सीटों में क्या भाजपा सपा से 1-2 सीट छीन पाएगी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस उपचुनाव में अगर आप पूर्वांचल को छोड़ दीजिए और बुंदेलखंड को, तो लगभग पूरा यूपी इन्वॉल्व है, मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ये चुनाव है। अब इरफान सोलंकी जेल में बंद है, उसकी सहानुभूति का फायदा क्या सपा को मिलेगा? लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दिया गया है जी, वहां पर भाजपा बहुत कभी जीती नहीं है, तो ये सब चीजें बताती हैं कि शहर में भाजपा मजबूत है, जैसे गाजियाबाद में है, खैर की सीट है, फूलपुर में लड़ाई तगड़ी होगी, वहां भी लड़ाई बहुत कर रही है, मीरापुर में, मुजफ्फरनगर में सांसद बीजेपी का वो सपा का जीता है, और समाजवादी पार्टी वहां बहुत मजबूत है। उस सीट को अब आरएलडी दोबारा जीत पाएगी कि नहीं? तो ये जो उपचुनाव है, ये भाजपा को जो हरियाणा में आत्मविश्वास बढ़त मिली, उसके इतर अब ऐसा लगता है यहाँ स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, और ये योगी वर्सेस अखिलेश यादव स्वाभाविक है कि ये चुनाव होगा, और योगी के लिए ये बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा की हार के बाद अब वो स्थिति नहीं है कि अगर उपचुनाव में भाजपा हारती है तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई बहाना नहीं बचेगा ये कहने का हम क्यों हारे। लेकिन एक चीज जरूर ये कहूंगा कि हरियाणा की जीत के बाद भाजपा फिर से बहुत मजबूत हुई है, और मोदी और अमित शाह ये दोनों भी बहुत मजबूत हुए हैं पार्टी में और सरकार में, हर जगह। तो ये बात तो आई सब राजनीतिक। फिर बात आती है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहा है, वो 10 उपचुनाव एक साथ नहीं करा सकता, ये कितना हास्यास्पद है। अब बात आती है कि रिट है। ब्रजेश जी, अवधेश प्रसाद जिस दिन सांसद चुन लिए गए और विधायकी से इस्तीफा दे दिया, उस दिन वो सीट अपने आप में, उस पर जो रिट हुई है, उस पर जो मुकदमा हुआ है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। चुनाव आयोग को चाहिए था, जिला प्रशासन को चाहिए था कि इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देते और ये रिट अपने आप पहले ही खत्म हो जाती। इसका कोई औचित्य ही नहीं बचा है। अब वो 4 जून से सांसद निर्वाचित हैं जी। आज 4 महीना बाद बात याद आ रही है कि वो तो रिट, अरे रिट का कोई मतलब नहीं, जब विधायक नहीं वहां तो रिट के खिलाफ है। तो ये एक बड़ी चूक है। वैसे भाई अनिल दुबे की पार्टी के 10 उंगली घी में है, संसद केंद्र में मंत्री है, यूपी में मंत्री है, भले विभाग हवा महल वाला है लेकिन है तो मंत्री। अरे आप तो पीछे पड़ गए उनके। एक तो गाजियाबाद खैर में बीजेपी को मजबूत बता दिया, तो स्कोप ही खत्म कर दिया आपने उनका। नहीं, मीरापुर तो लड़ेंगे, और सियासत अब क्या उसमें भी पत्थर पानी है क्या? मौके पर गच्चा देकर सत्ताधारी दल के साथ संबंध बनाकर जी आरएलडी ने काफी कुछ हासिल कर लिया है जी। शायद आज उनके पिताजी जीवित होते जयंत चौधरी के, तो वो भी नाच करते कि उनके बेटे ने अपनी पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया। 9 विधायक काफी बड़ी चीज होती है। लेकिन एक बात खाली अभी फंसी हुई है कि अजय राय मझवा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और अखिलेश यादव वहां टिकट बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, क्योंकि वहां ज्योति बिंद का टिकट हो गया है। तो ये अगर खटास पैदा होगी तो यही एक जगह इंडिया गठबंधन में हो सकती है। वैसे मिल्कीपुर में एक हसरत थी भाजपा की कि तुम अयोध्या हराए हो, हम तुम्हें मिल्कीपुर हराएंगे। वो शायद हसरत अधूरी रह गई, या ये कहा जाए ये रणनीति कि आगे अकेले जब चुनाव होगा इस पर जी, तो फिर हम पूरी ताकत लगा के इसको जीतेंगे। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि पता नहीं क्या सियासत में चल रहा हो जी। हम लोग तो खाली अंदाजा लगा सकते हैं।
एक चुनाव जैसे घोषित हुआ, एक नेताजी बाबा के पास पहुंचे तो बाबा को हाथ दिखाई तो बाबा ने कहा कि आपका राशिफल बता रहा है कि आप आगामी कुछ दिनों में ऊंचाई को छुएंगे। तो नेताजी बड़े प्रसन्न हुए। तो बाबा ने कहा कि बेटा ज़्यादा खुश न हो, दिवाली आने वाली है, आप ऊंचाई को छूने का मतलब घर के जो जाले और पंखों पर जो गंदगी है उसको साफ करने से समझिए, अभी टिकट की उम्मीद मत करिए। देखो दुबे जी समझ गए जो कहना चाह रहे हो। तो छत के पंखे के जाला साफ करने के लिए आपको ऊंचा बनाया जा सकता है। ओके वीरेन जी। वैसे भाजपा ने मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में एक मदरसा टीचरों का मानदेय दुगना कर दिया है, एक बहुत बड़ा एक फैसला किया है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है उपचुनाव से, न सरकार गिरेगी न सरकार बनेगी, एक परसेप्शन बनेगा। और जो बात अभी आई कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या संविधान वाला मुद्दा और आरक्षण वाला मुद्दा जारी है, अखिलेश यादव ने तो अपने पीडीए पे तो कायम है, लेकिन उपचुनाव का परिणाम जी बीजेपी के लिए बहुत महत्व रखता है, इस बात को हर आदमी समझता है। लेकिन बीजेपी को एक तरफा जीत मिलेगी, इसके लिए बहुत कठिनाई भी है। ये सीटें आसान नहीं है जहां उपचुनाव हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, हमको आपको क्या है, भाजपा जीते कांग्रेस जीते सपा कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के लिए। वर्तमान दौर की सियासत को देखते हुए बस एक बात कही जा सकती है कि दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू कोई दलित तो कोई मुसलमान नजर आता है, और बीत जाता है जब इलाकों में इलेक्शन का दौर तो रोटी के लिए हर एक शख्स परेशान नजर आता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। निषाद जी, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त के मुद्दे हैं, इशूज़ हैं, ये 4 जून के पहले वाले हैं या उसमें कुछ बदलाव आपने महसूस किया? नहीं, 4 जून के पहले भी मुद्दे हमारे विकास के थे, आज भी हैं। उत्तर प्रदेश देश में शांति की है। एक अलगाववादी ताकतें थी, एक जो है दलितों पिछड़ों के नाम पर धोखा देने वाली पार्टी थी। सत्ता में रहने के बाद दलितों पिछड़ों को छोड़कर खाली अपने इर्द गिर्द रहने वालों को देखने वाले मुद्दे थे। लेकिन एक कहते हैं कि एक निगेटिव बनाकर जो है एक परसेप्शन कि उनको ये जो मैंने पहले भी बताया था कि संविधान आरक्षण सब कुछ लेकर उसे लोगों को किसी तरीके से वोट हासिल करने में कामयाब हुए। निश्चित रूप से विपक्ष को आंशिक सफलता मिली, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारी अब सही बात आपके मुताबिक वाली पहुंची कि नहीं? नहीं, निश्चित देखिए, आज के दिन में पहले सब लोग भी जानते हैं कि जब सपा की सरकार आती है तो कैसे लोगों के साथ व्यवहार होता है, बसपा की सरकार आती है कैसा, कांग्रेस की रही कैसा व्यवहार। इसीलिए तो योगी जी को दोबारा लाया गया, इसीलिए मोदी जी को 3 बार लाया गया। ये जनता जज होती, जनता। आपकी क्या भूमिका रहेगी उपचुनाव में? निश्चित रूप से 18% के आसपास ही हमारे उपजातियां हैं। पहले इनको केवटा मल्लावा बिंदवा कहा जा सकता था, 1 रुपए का इनको कुछ दिया नहीं। आज इनके लिए मैंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पूरे देश में, पहला उत्तर प्रदेश है जो इनके शिक्षा के लिए, जो इंटर में होगा 10,000, जो बीए करेगा 20,000, जो उससे करेगा हम उन्हें 50,000 देकर उनके बच्चों को शिक्षा। अंडर नीचे के उनके बच्चों का जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है उनके पास 5 लाख का इलाज है। इनके लड़कियों की शादी के लिए, इनके लिए हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो जब मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई, ये बहुत बढ़िया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब इनको जाएंगे इनके विकास के दायरे। आज के अब मंत्री जी सिर्फ हफ्ते भर का टाइम बचा है नॉमिनेशन में, तो ये सारे लोग अब देख चुके। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिंबल बीजेपी का नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी देखे आपने 11-15 ये एक अरेंजमेंट हो सकता है, 15 सीटें बीच का रास्ता। मैं बता रहा हूँ, चूंकि ये जो सभी टेक्निकल जैसे अभी हमारे उन्होंने कहा कि ये बहुत कड़ा मुकाबला, ऐसा नहीं कह सकते कि मुकाबला नहीं है। पिछले बार 15 सीटों में से मैं 11 हारी हुई सीटें ली थी और 9 सीटें हमने उनको जीत के दी है, क्योंकि ये निषाद, ये हमारे कार्यकर्ता बड़े मनोबल से जिताते हैं। क्योंकि मजमा सीटें हम अपने सिंबल पर जीते हुए हैं, अगर हम हारे हुए
हैं तो जहां हारे हुए हैं वहां भी बहुत कम वोटों से हारे हैं। मतलब मजमुआ पर तो आपका है ही और आपको कटेरी चाहिए। तो आज के दिन में मैं कह रहा हूं कि 9 की 9 सीट पर हम लोग जीत के लिए हमारे कार्यकर्ता जुटपूर्वक लड़ेंगे और इस पर कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत हुई है और उसमें आप देखेंगे सही है। प्लीज। हाँ, मैं समीर सिंह जी को इन्वाइट करता हूँ। आपने 4 जून के पहले के जो आपने बताया कि माहौल था, आपने कुछ सबक लिया है ताकि आप उपचुनाव में वो गलतियां ना हो? नहीं, देखिए ब्रजेश कोई जी, सबक लिया? देखिए ब्रजेश जी, मेरे लिए हर चुनाव चुनौती होती है। हमारा नेतृत्व है, हमारा संगठन की ताकत है, हम अपनी नीतियों के आधार पर, उत्तर प्रदेश में किए गए काम के आधार पर हम चुनाव में जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की हंसी आती है, अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मानवीय संवेदना की बात कर रहे थे, मुद्दों की बात कर रहे। संवेदना यही है कि अयोध्या में बलात्कार हुआ, कन्नौज में बलात्कार हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल थे तो अखिलेश यादव ने डीएनए जांच की मांग की। निषाद बच्ची थी, एक बार भी उनके मन में उस बच्ची के प्रति पीड़ा नहीं आई और उन्होंने कहा कि नहीं, दोषी की डीएनए जांच होनी चाहिए। नवाब यादव की डीएनए जांच। और कांग्रेस प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की। अरे चिरकुट किसने कहा? छुटभैया नेता किसने कहा? हमने नहीं कहा, ये आपके गठबंधन के साथियों ने कहा। और आप हरियाणा हारे, अखिलेश यादव ने 6 सीटें घोषित कर दी, आपको आईना दिखा दिया। पहले भी कई बार आईना आपको दिखाया, आपकी औकात बताई है, आपको बताया है कि आप किस परिस्थिति में हो। मैं इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप बच्चों जैसी हरकत मत करिए चैनल पर बैठ के। जो नैतिक बातें हैं उनको कहिए। एक बच्चा पोखरे में जाके डंडे से पानी को पीट रहा था, जब पानी हटता था तो हंसता था कि हम जीत गए, और जब डंडा ऊपर उठाता था पानी बराबर हो जाता था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उस बच्चे की दशा है। और मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों के रोजगार को बेचती थी, गुंडों के मजारों पर फतिया पड़ती है, गुंडों को महिमा मंडित करती थी और उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाई थी, दंगाइयों को पुरस्कृत करती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, तरक्की के साथ है और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत। बहुत शुक्रिया। बताइए भाई कर्नल साहब, आपके पास क्या जवाब है इनके आरोपों का? हमको तो सेना में सर 90 सेकंड है आपके पास। सर ब्रजेश जी, हमको तो सेना में यही सिखाया गया था कि रणछोड़ दास अपना नाम रण सिंह नहीं रखते। और जितनी अकुलाहट दिख रही है चेहरे में और भाषा में अखिलेश यादव को और राहुल गांधी जी को जो बच्चा बोल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी सीमाएं क्या हैं, उनकी वरिष्ठता क्या है, राजनीति में उनकी हैसियत क्या है। हम इस बात का, गरिमा का ध्यान रखते हैं कि दूसरे दल का हो, अपने दल का हो, किसी भी दल का नेता हो, उसकी वरिष्ठता के साथ उसका सम्मान रखना चाहिए। लेकिन जनता बोल रही है रणछोड़ दास दोपहर 3 बजे से, तो मैं क्या करूं? आप ये बताइए, ये जो पिटीशन वाली लॉलीपॉप आप खिला रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता खा लेगी? भाई ये तो चुनाव आयोग ने किया फैसला, कोई बीजेपी ने तो किया नहीं। ये ब्रजेश जी, इस बात आप इन पर कैसे आरोप चस्पा करोगे? इस बात से हम सहमत हैं। हार का डर सता रहा है। सर एक सेकंड बोल लेने दो, एक सेकंड आप रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, आप प्लीज रुक जाओ, आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया। आप प्लीज मिल नहीं रहे, हमको नैतिकता सिखा रहे। ओके गो अहेड। कम से कम शर्म करो चैनल पर बैठ के। प्लीज आप हाँ चैनल पर बैठ के शर्म करो। आपके पास 20 सेकंड और बचे हैं, आप 1 सेकंड रुक जाए, प्लीज रुक जाए, प्लीज रुक जाए आप। एक भतीजा है, एक पत्नी है, एक बेटी है। हो गया सर, आपको टाइम दिया मैंने, प्लीज रुकिए, प्लीज। ओके भैया देखिए, शर्म करो मेरे भाई। धन्यवाद। ओके कैंडिडेट सर, आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, हो गया। करता नहीं है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है सर, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम, प्लीज। ईश्वर की कृपा रही, बोलिए बोलिए, ईश्वर की कृपा रही सर। सिर्फ आप कर्नल साहब की आवाज लीजिए प्लीज, सिर्फ कर्नल साहब बोलेंगे। कर्नल साहब कंटिन्यू। ईश्वर की कृपा है सर, आपकी आवाज नहीं जा रही, जनमानस आपकी नहीं जा रही आवाज। बच्चों में, कर्नल साहब को आगे करो। शिक्षा की बढ़ोतरी हुई है, संस्कार बेहतर हुए हैं। हमको ये सिखाया गया है कि अपने अपने टाइम पे बोलिए। हाँ सर, वही कर रहा हूँ, आप बोलिए। तो कम से कम ना दिखे। जिस तरीके आप चैलेंजेस के लिए तैयार हैं? बात की आप बात करेंगे तो 250 की लंबी लिस्ट दे देंगे और जय शाह। अच्छा, जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, वो जोक्स बनाते हैं। चैलेंजेस जो हैं वो कठिन है आपके सामने? देखिए ब्रजेश जी, हम इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख लें कि जो ये विधानसभा के उपचुनाव हैं, इनमें राष्ट्रीय मुद्दे तो हमेशा हर चुनाव में रहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय वजन बहुत ज्यादा रहेगा। और जो समीकरण हैं
वो सामाजिक न्याय के समीकरण है, जातियों के हक मारी की हो रही उसके समीकरण है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, प्लीज कोऑपरेट सर। सही तरीके धन्यवाद से व्याख्यान किया है। धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी बहुत को मेरी शुक्रिया। एक ही सलाह है सर लिमिटेड टाइम है सर, प्लीज। लेकिन योगी धन्यवाद। बस मैं मनीष सिंह जी आप मुझे बताओ सर, ये मझुआ से अजय राय को टिकट, मझुआ से क्या है सर, आप शांत हो जाए प्लीज, आप दोनों से प्लीज। अभी 3 लोग हैं हमारे पास सर, अभी कुछ लोग बोलना बाकी। मनीष जी, ये बीरेन जी बता रहे थे कि मझुआ सीट से आपके अध्यक्ष जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई इंटरनल कोई बात नहीं है। और मुझे प्रभारी है वो, प्रभारी तो मोना जी भी हैं, प्रभारी तो हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं, प्रभारी तो हमारे जितने बड़े नेता हैं सबको अलग अलग सीटों पर प्रभारी बनाकर काम किया जा रहा है। पर मझुआ से चुनाव ऐसा कोई क्लेम नहीं है? ऐसा कोई क्लेम नहीं है हमारा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ेंगे। दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि मैं जिस गैंगरेप की बात कर रहा था उसको आदरणीय समीर सिंह जी बहुत सामान्य घटना बता रहे हैं और उसका कंपैरिजन फिर फैजाबाद से कर रहे हैं। झूठ बोलने में इतनी महारत है कि ये भूल जा रहे हैं कि आनन फानन में मोहित का नाम आने के बाद जब बुलडोजर चला दिया गया और जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मोहित उसमें शामिल ही नहीं थे। उस बात को खा जा रहे हैं। तो आधा सच भी झूठ होता है। झूठ बोलने की इनकी कोई सीमा नहीं है और निर्लजता इतनी है कि एक बिटिया का बलात्कार हो रहा है इस प्रदेश में, उसको सामान्य घटना बता रहे हैं। जी, इस प्रदेश की जनता ने धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे पास बहुत टाइम कम बचा है सर, 2 मेहमान बाकी सर। धन्यवाद। अनिल दुबे जी को लाया जाए स्क्रीन पे। भाई अनिल जी, ये सब लोग तो कह रहे हैं 1 से अधिक का स्कोप नहीं है और बीरेन जी बता रहे हैं गाजियाबाद और खैर में तो बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग है। तो अब तो बात क्लियर हो गई। देखिए ब्रजेश जी, चाहे बीजेपी स्ट्रांग हो या राष्ट्रीय लोकदल स्ट्रांग हो या निषाद पार्टी स्ट्रांग हो, है तो एनडीए स्ट्रांग है। हाँ। इस विषय पे हम लोग पढ़ने की कि कौन कहाँ लड़ेगा, एक मिलेगी, ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि कौन कहाँ पे लड़ेगा। फिलहाल हम लोग 9 सीटें मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो आप? नहीं, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप बेवजह नहीं, आप कितना भी प्रयास कर लो, इस गठबंधन में कुछ जो है आपको मिले, सब बिल्कुल मजबूत होता चला जाएगा। जी थैंक यू सर। मेरे पास आज वक्त कम है थोड़ा सा इस राउंड में। मैं राजेंद्र जी को भी इनवाइट करता हूँ। राजेंद्र जी, तो फिर 9 सीटों पर मुकाबले के लिए दोनों दलों की तैयारी आपको फिट दिखती है और इस बार पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है दोनों ये जो बड़ी पार्टियां अपने सहयोगियों को कुछ देने वाली नहीं है ज्यादा। देखिए, सहयोगियों के देने के बाद जो बात हो रही एक सीट की, जैसे निषाद जी है या अपना कांग्रेस है, लेकिन निश्चित रूप से मेरा जो अपना मानना है कि ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और 2 चेहरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए योगी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है हर सीट पर सब। और चुनाव परिणाम जो आएंगे, जो चुनाव होगा वो लोकल स्तर पर होगा, जातीय समीकरण पर होगा। नेशनल इशू बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव नहीं डालेंगे और निश्चित रूप से जो मतलब बहुत ही हाइपर लोकल इलेक्शन होने वाला है। अच्छा, 2-3 निश्चित रूप से लोकल समीकरण पर होगा और ये माना भी जाता है जिस हिसाब से जो भी सीटें जैसे अखिलेश कराल से हैं, आपका सीसा मऊ है या मझवा का है, जो सीटें हैं उसी तरीके से, तो इसीलिए सारी सीटों पर उपचुनाव के घोषित होने बहुत पहले बीजेपी एक बूथ पर पूरी मेहनत कर रही है। उसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी अपने पीडी एजेंडे को चलाया है। बहुत शुक्रिया सर। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको उपचुनाव नहीं, इसको बहुत ही सर मैं तो फुल फ्लेज इलेक्शन मानता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के। समीर जी और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मनीष जी, कर्नल साहब, अनिल दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार।